हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं पीयूष राठी फिर से आगे आपके सामने एक और वीडियो लेकर के। टॉपिक हमारा है पार्टनरशिप डेफिनेशन, फीचर और डीड का। 15 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कर लिए हैं सोल्व। अब हमारी बारी है सोल्व क्वेश्चन से हम आगे बढ़ेंगे। तो भैया हम सबसे पहले रैंडम क्वेश्चंस को ले रहे हैं, उसके बाद में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लेंगे। तो चलो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा सामने यहाँ पे, एक्स एंड वाई परचेस्ड अ बिल्डिंग एंड कंट्रीब्यूटेड कैपिटल इक्वली टू कन्वर्ट द बिल्डिंग इनटू एन अपार्टमेंट। एक्स और वाई ने मिलकर के बिल्डिंग परचेज की है, कंट्रीब्यूट जो किए थे उन्होंने वो रुपए बराबर बराबर लगाए हैं। बिल्डिंग को उन्होंने अपार्टमेंट में कन्वर्ट करना है। दे लेट इट आउट ऑन रेंट ऑफ ₹3500 एंड शेयर द रेंटल इनकम इक्वली। उन्होंने 3500 रुपए रेंट पे लगा दिए बिल्डिंग को और उसके बाद में वो इक्वली उस रेंट को शेयर कर रहे हैं। नाउ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज, एक्स और वाई के बीच का आपको रिलेशन बताना है। क्या वो पार्टनर हैं, क्या वो को ओनर हैं, या फिर वो दोनों हैं। तो भैया पहले हम समझ लेते हैं ये को ओनर किस चिड़िया का नाम है। तो जो को ओनर होते हैं ना, उनको हम जॉइंट ओनर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जॉइंट ओनर्स। अब ये जॉइंट ओनर्स कौन होते हैं? जॉइंट ओनर वो ओनर है, दो या दो से ज्यादा वो लोग जो किसी भी असेट को जॉइंटली ओन करते हैं, यानी कि मिल करके खरीद रखा है उन्होंने, जॉइंटली ओन करते हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट है कि भाई उन्होंने असेट को जॉइंटली ओन कर रखा है, तो बस इसी कॉन्सेप्ट की वजह से वो क्या बन गए? को ओनर बन गए या जॉइंट ओनर बन गए। लेकिन पार्टनर्स क्या होते हैं? पार्टनर्स भी तो फर्म की जितनी भी असेट है, फर्म की जितनी भी असेट है उन्हें वो जॉइंटली ओन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उन्हें वो जॉइंटली ओन कर रहे हैं। तो यानी कि जो पार्टनर्स है वो भी क्या बन गए? को ओनर्स बन गए, क्योंकि वो फर्म की एसेट्स को जॉइंटली ओन कर रहे हैं। तो इसमें पार्टनर और को ओनर के बीच का डिफरेंस क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ है बिजनेस का। क्या है? बिजनेस का डिफरेंस है। यानी कि पार्टनर्स यहाँ पे उस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, जबकि को ओनर यहाँ पे बिजनेस नहीं करते हैं। को ओनर सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं कि कभी कभी एसेट को खरीद लिया, कभी कभी बेच दिया बढ़िया रेट आने पे। तो ऐसे केस में वो सिर्फ और सिर्फ जॉइंट ओनर है। ये मान के चलो आपके मम्मी पापा ने आपके घर को या घर की जो जमीन है उसे अपने दोनों के नाम पे जॉइंटली खरीद रखा है। तो क्या ये इस चीज को बार बार ऐसा कर रहे हैं? क्या रिकरिंग नेचर लेकर आ रहे हैं क्या इस एक्टिविटी में? यानी कि यहाँ पे रिकरिंग नेचर होना चाहिए। रिकरिंग नेचर का मतलब है बार बार ये एक्टिविटी रिपीट होनी चाहिए। जब ये एक्टिविटी बार बार रिपीट होगी तो हम इसे क्या बोलेंगे? बिजनेस बोलेंगे। और जब बिजनेस होगा तो उसमें प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट बांटने का ही तो काम कर रहे हैं पार्टनर्स। तो भैया यहाँ पे ये चीज समझने की है, को ओनर सिर्फ और सिर्फ होली दिवाली की तरह असेट्स को खरीदते हैं, बेचते हैं, ठीक है, ये उनकी एक्टिविटी का मेन पार्ट नहीं होता है। जबकि पार्टनर्स क्या करते हैं? असेट्स को खरीदते हैं, बेचते हैं, या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, उनके पास बिजनेस है वहां पे, ठीक है। तो ऐसे में यदि रिकरिंग नेचर की कोई चीज आ रही है, यानी कि हम उसे बिजनेस बोलेंगे। तो बिजनेस जहां पे होगा वहां पे हम उसे पार्टनर बोलेंगे। और यदि कोई पार्टनर है तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन गया? को ओनर बन गया। लेकिन यहां पे आप देखो, क्या को ओनर पार्टनर होता है? ये हर बार कंपलसरी नहीं होगा। को ओनर तभी पार्टनर होगा जब वहां पे कोई ना कोई बिजनेस होगा। यदि आपको ये बात समझ में आ रही है तो जल्दी से कमेंट कर लो। एक बार और सुन लेते हैं इस चीज को। को ओनर कौन होते हैं? जो जॉइंटली ओन करते हैं किसी ना किसी असेट को, वो बार बार उसे खरीदने और बेचने का काम नहीं कर रहे हैं। पार्टनर कौन होते हैं? पार्टनर भी जॉइंट ओनर होते हैं, क्योंकि वो फर्म की असेट्स को जॉइंटली ओन कर रहे हैं। तो ऐसे में पार्टनर और को ओनर के बीच में डिफरेंस सिर्फ एक ही है, बिजनेस का। पार्टनर क्या कर रहे हैं? वहां पे बिजनेस कर रहे हैं, जबकि को ओनर बिजनेस कर रहे हैं, ये कंपलसरी नहीं है। तो ऐसे में पार्टनर तो को ओनर होते हैं, लेकिन हर एक को ओनर पार्टनर नहीं होता है। तो ऐसे केस में यहाँ पे जो 16th क्वेश्चन है, क्या इस क्वेश्चन में आइडेंटिफिकेशन कोई दिया हुआ है? इस क्वेश्चन में कोई हिंट दिया हुआ है क्या कि जिससे पता चले वो बिजनेस कर रहे हैं? भैया यहाँ पे कोई हिंट नहीं है इस चीज का कि यहाँ पे ये जो एक्टिविटी है रिकरिंग नेचर की है, बार बार एक्टिविटी हो रही है, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है। इसलिए हम इन्हें क्या मानेंगे? सिर्फ और सिर्फ को ओनर मानेंगे। यदि यहाँ पे ये इंडिकेशन होता कि वो हर बार कोई ना कोई बिल्डिंग खरीद रहे हैं, उसे वो अपार्टमेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं और उसे वो रेंट पे लगा रहे हैं, तो ऐसे में हम इसे बिजनेस काउंट करते हैं। और बिजनेस यदि हम काउंट करते तो हमारा ऑप्शन हो जाता सी, ए और बी बोथ, यानी कि वो पार्टनर होते, और पार्टनर होते तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाते? को ओनर भी बन जाते। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा? इसका आंसर आपको कैसे समझ में आया है? जल्दी से इसके बारे में आपको कमेंट कर देना है, लाइक करना हमारे वीडियो को। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17th क्वेश्चन है, राकेश एंड सुमित आर इक्वल पार्टनर। दोनों बराबर पार्टनर है। राकेश इज अ स्लीपिंग पार्टनर, राकेश इनएक्टिव पार्टनर है, हु बिलीव्स दैट ही इज नॉट लायबल टू एक्ट ऑफ हिज अनदर पार्टनर। ही इज नॉट लायबल टू द एक्ट ऑफ हिज अनदर पार्टनर, यानी कि वो दूसरे पार्टनर के काम के थ्रू है ना लायबल नहीं होगा। जो भी कोई दूसरा बंदा काम कर रहा है, वो जो भी काम कर रहा है उसकी लायबिलिटी उसके ऊपर नहीं आएगी, ऐसा उसे लग रहा है। विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग इज करेक्ट? आपको ये बताना है इनमें से कौन सी चीज सही है। भैया स्लीपिंग पार्टनर वो पार्टनर होता है, हमने इसके बारे में पढ़ा है ना।
ये वो पार्टनर होगा जो कैपिटल में इन्वेस्ट करेगा लेकिन मैनेजमेंट की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। प्रॉफिट एंड लॉस जरूर शेयर करेगा और साथ ही साथ अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी इसकी। तो भैया इस स्लीपिंग पार्टनर जो है ना ये राकेश, इसको जगाओ और इसको बोलो बेटा उड़ते तीर तेरे पास आ रहे हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी तेरी भी होगी, यानी कि दूसरे कोई भी काम कर रहे हो तेरी भी अनलिमिटेड लायबिलिटी यहाँ पे बन जाएगी। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो इसका आंसर बता दो जल्दी से, कौन सा इसमें से करेक्ट है? राकेश इज राइट बिकॉज ही इज नॉट एक्टिव। राकेश एक्टिव नहीं है इसलिए उसके ऊपर उड़ते तीर नहीं आएंगे, अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होगी। ये वाला कॉन्सेप्ट गलत है, ये वाला सेंटेंस गलत है। राकेश इज रॉन्ग, बिल्कुल राकेश गलत है। ही इज लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द अदर पार्टनर, बिल्कुल ये हमारा आंसर एकदम सही होगा। राकेश को यहाँ पे लायबल होना पड़ेगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी उसकी, भले ही वो यहाँ पे स्लीपिंग पार्टनर क्यों ना हो। भैया ये कैसा लगा क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है, लाइक करना है हमारे वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं इफ देयर इज एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। भैया एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड की बात आ गई है। सबसे पहले हम प्रोविजंस की बात कर लेते हैं। प्रोविजंस कौन कौन से हैं यदि पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है? यदि पार्टनरशिप डीड ओरली हम बात कर रहे हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो ओरल एग्रीमेंट है या पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, तो ऐसे केस में यदि कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, क्या होते हैं? कन्फ्लिक्ट्स यदि होते हैं तो हम जाएंगे कोर्ट में, और कोर्ट में क्या हो जाएगा? वहां पे प्रोविजंस लागू हो जाएंगे पार्टनरशिप एक्ट 1932 के। अब पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस में क्या लिखा है? सबसे पहले क्या लिखा है बताओ? ऑल पार्टनर्स विल बी इक्वल, यानी कि इक्वल पार्टनर होंगे। पहला पॉइंट यही है, इक्वल पार्टनर्स। दूसरा पॉइंट क्या हो गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, लो भाई ये भी हम नहीं देंगे। तीसरा क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा, बिल्कुल ये भी हम चार्ज नहीं करेंगे। कोई भी रेमुनरेशन नहीं होगा किसी भी पार्टनर को, यानी कि नो रेमुनरेशन, कोई भी पार्टनर को रेमुनरेशन नहीं मिलेगा। और पांचवा पॉइंट क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा लोन पे, और ये लोन कौन सा होगा? प्रोवाइडेड बाय द पार्टनर, प्रोवाइडेड बाय द पार्टनर, यानी कि पार्टनर यदि कोई लोन देता है, पार्टनर यदि कोई लोन देता है तो ऐसे केस में उसे इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ 6% पर एनम मिलेगा, वो भी सिंपल इंटरेस्ट की रेट से। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। इफ देयर इज एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यदि पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है और पार्टनरशिप डीड रिमेन्स साइलेंट रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ पार्टनर, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, देन प्रॉफिट और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर विल बी, तो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। बहुत ही ईजी हो गया था हमारे लिए ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ टू डील विद इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात हो रही है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात हो रही है। व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, यदि पार्टनरशिप डीड बनी हुई नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या होगा? कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ना तो दिया जाएगा और ना ही चार्ज किया जाएगा। बहुत ईजी था ये वाला क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, एक्स और वाई पार्टनर है। एक्स एडवांसेस अ लोन ऑफ ₹25,000 टू द फर्म, एक्स ने 25,000 रुपए का लोन दिया है फर्म को, एंड द फर्म डजंट हैव एनी पार्टनरशिप डीड, और पार्टनरशिप डीड यहां पे है नहीं। एट द एंड ऑफ द ईयर एक्स विल अलाउड, एक्स को कितना परसेंट मिलेगा? 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट मिलेगा लोन पे। तो भैया ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट मींस। भैया प्रॉफिट के बंटवारे से आपका क्या मतलब है? तो इतनी चीज अपन जानते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनेगा। ट्रेडिंग एंड P&L के बाद में हमारे बनता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा बनता है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाने के पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना। और इसके बाद में कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तो बनते ही हैं। ठीक है, तो भैया ये चीज हमें याद रखना है, P&L एप्रोप्रिएशन क्यों बनता है? ताकि हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, सारे के सारे एडजस्टमेंट होने के बाद में जो प्रॉफिट बच रहा है उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो बताना इनमें से कौन सा सही है? डिडक्शन ऑफ प्रॉफिट फॉर क्रिएटिंग रिजर्व, रिजर्व बनाना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। कैपिटलाइज करना प्रॉफिट को, वो हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेलेबल नेट प्रॉफिट आउट लेफ्ट आउट आफ्टर प्रोवाइडिंग ऑल द एप्रोप्रिएशन, यानी कि सारे के सारे एप्रोप्रिएशन एडजस्ट करने के बाद में जो भी प्रॉफिट हमें बच रहा है, नेट जो प्रॉफिट हमें बच रहा है उसे डिस्ट्रीब्यूट करना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत ही क्वेश्चन इजी है सारे के सारे। 22 क्वेश्चन है हमारा, प्रोविजंस ऑफ द
कौन से एक्ट के प्रोविजन हैं जो अप्लाई हो जाते हैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड? ये तो बहुत ही आसान था। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन हमारे लागू हो जाते हैं, तो ये ऑप्शन हो गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट यदि एब्सेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड एट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी आगे हम देखेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है द अलाउएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स लोन के ऊपर कौन सी रेट अलाउ है बताओ मेरे को? 6% सिंपल इंटरेस्ट की रेट अलाउ है पर एनम की रेट। ठीक है, तो भैया यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ए। आपको ये अच्छे से याद रखना है, 6% मिलता है पूरे साल का। 25th क्वेश्चन है हमारा, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड यहाँ पे है नहीं, पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल टू, पार्टनर्स को क्या नहीं दिया जाएगा? आपको वहां पे सैलरी दी जाएगी? नहीं। कमीशन दिया जाएगा? नहीं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए एंड बी बोथ। तीसरा है इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट, भैया ये तो मिलेगा हमें, तो आंसर हो गया हमारा डी। आंसर क्या हो गया? डी। ना तो सैलरी मिलेगी और ना ही कमीशन दिया जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू द पार्टनर्स इफ प्रोवाइडेड फॉर इन द पार्टनरशिप डीड बट ओनली आउट ऑफ, भैया यहाँ पे ये चीज अच्छे से आपको समझनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पार्टनर्स को दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में से। किस में से? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में से। यदि पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में से ही दिया जाएगा, रिजर्व्स में से नहीं दिया जाता है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स ही होते हैं, गुडविल का तो यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं है। तो हमारा आंसर होगा प्रॉफिट्स, यानी कि सी में से, प्रॉफिट में से हम यहाँ पे पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, ऑन जून 2021 अ पार्टनर इंट्रोड्यूस्ड इन द फर्म एडिशनल कैपिटल ₹50,000, यानी कि एक पार्टनर है जिसने 50,000 रुपए जून 2021 को एडिशनली लगाए हैं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। ऑन 31 मार्च 2022 ही विल रिसीव इंटरेस्ट, उसे इंटरेस्ट मिलेगा। भैया एडिशनल कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, इसे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस लगेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा है, तो बताना पहला पॉइंट क्या है? इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, बिल्कुल ये वाला पॉइंट हमारा सही है, इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। इंटरेस्ट विल बी चार्ज 5%, ये तो ड्राइंग के बारे में बात हो रही है, तो ड्राइंग के केस में हमें इंटरेस्ट नहीं चार्ज करना होता है, ये हमें याद रखना होगा। कौन से प्रोविजन है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन है। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट, यहाँ पे एग्रीमेंट एक्सप्रेसली नहीं है, यानी कि ओरल है, तो ओरल एग्रीमेंट है या फिर एग्रीमेंट एब्सेंट है, अपन को ये मानना है। इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम इज प्रोवाइडेड, बताओ 6% किस पे प्रोवाइड होती है? पार्टनर्स के लोन पे, ना कि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस पे। हमें पार्टनर्स के लोन पे 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट चार्ज करना होता है, सॉरी इंटरेस्ट प्रोवाइड करना होता है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 30th क्वेश्चन है हमारा, आज का लास्ट क्वेश्चन है 30th क्वेश्चन, पार्टनर्स आर सपोज टू पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ओनली व्हेन, यहाँ पे आपको मैच करना है, फिल इन द ब्लैंक्स में कौन से वर्ड्स आएंगे? तो ओनली व्हेन प्रोवाइडेड बाय द एग्रीमेंट, बिल्कुल ये भी मैच हो रहा है, प्रोवाइडेड बाय द एग्रीमेंट, यदि एग्रीमेंट में लिखा है तो ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिलेगा। परमिटेड बाय द इन्वेस्टर, इसका कोई लेना देना नहीं है इन्वेस्टर से, इन्वेस्टर यहाँ पे एग्रीमेंट है, सॉरी पार्टनर है। एग्रीड बाय द पार्टनर, यदि पार्टनर एग्रीड है, बिल्कुल ये भी मैच हो रहा है यहाँ पे, एग्रीड बाय द पार्टनर, यदि पार्टनर एग्री है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। भैया ये जो पॉइंट है ये आपको अच्छे से समझना होगा कि भैया ये जो ओरल एग्रीमेंट है वो भी वैलिड होता है कि नहीं? ये भी इक्वली वैलिड होता है जितना कि रिटर्न एग्रीमेंट होता है। तो दिक्कत कहाँ पे आती है? दिक्कत तब आती है जब हम कोर्ट में चले जाते हैं। जब हम कोर्ट में चले जाएंगे तो प्रोविजंस लागू हो जाएंगे, जब तक हम कोर्ट में नहीं जा रहे हैं तब तक वो ओरली एग्रीड है, एग्रीमेंट वहां पे लागू हुआ है। तो आपको यह चीज अच्छे से ध्यान रखना है कि जो ओरल एग्रीमेंट है जब तक इन पार्टनर्स के बीच में बन रहा है बनने दो, चल रहा है चलने दो। तो ऐसे केस में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यदि पार्टनर्स एग्री हैं तो चलेगा काम, कोई दिक्कत ही नहीं है। और यदि प्रोवाइडेड बाय द एग्रीमेंट, यानी कि एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि रिटर्न एग्रीमेंट है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें लिखा हुआ है उस कॉन्सेप्ट के बारे में, तो हमें वो करना ही है। और ओरली वो जब तक एग्री है तब तक वो कॉन्सेप्ट चलेगा, लेकिन जैसे ही वो कंफ्लिक्ट में आते हैं वो कोर्ट में जाएंगे तो प्रोविजंस लागू हो जाएंगे
पार्टनरशिप एक्ट के। तो भैया यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा डी। डी आंसर है, यानी कि प्रोवाइडेड बाय द एग्रीमेंट तो भी यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा, और एग्रीड बाय द पार्टनर है तो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चंस जो है बहुत ही आसान थे, रैंडम क्वेश्चंस थे, पिछले साल के यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, सीयूईटी के सैंपल क्वेश्चन में आए हुए, भले ही एक आध क्वेश्चन थे इसमें। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे? आपको बहुत ही जल्दी ये सारे टॉपिक्स रिवाइज हो गए होंगे, तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई है। आपको कोई भी दिक्कत है कमेंट कीजिए। आपको यदि एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस चाहिए उसके बारे में भी कमेंट करके बताइए, जल्दी से हम आपकी इस बात पे भी काम करेंगे, एक्सप्लेनेटरी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए बाय, गुड बाय।